नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है हर शहर प्राइम खबर का, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल एक दिवसीय दौरे पर मेरठ आ रहे हैं, जहां वे मेरठ में 100 बेड के ईएसआई अस्पताल के शिलान्यास और भूमि पूजन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी भी वर्चुअल शिलान्यास करेंगे और उसके साथ ही प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर केंद्र श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया सोमवार को एएसआई अस्पताल के निर्माण का स्थल का जायजा लेते हुए नजर आएंगे। वहीं सीएम योगी के दौरे के चलते सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं और पुलिस प्रशासन अफसरों ने इसको लेकर तैयारियां पूरी कर दी है। बताया यह जा रहा है कि मेरठ में करीब 5 वर्षों से एएसआई अस्पताल को लेकर प्रक्रिया चल रही थी। लोकसभा चुनाव की घोषणा से पूर्व शिलान्यास का कार्यक्रम तय था, लेकिन किन्हीं कारणों से संपन्न नहीं हुआ। यानी कि अब 29 अक्टूबर को मेरठ शामिल दिशा ने स्थानों ने एएसआई अस्पताल का शिलान्यास होना है और नई दिल्ली से प्रधानमंत्री मोदी इसका शिलान्यास कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव वाली सीटों पर पूरी फौज उतार दी है। जी हां, बड़े पैमाने पर सांसद विधायकों को चुनावी ड्यूटी में लगाया जा रहा है। इन जनप्रतिनिधियों को चुनावी विधानसभा क्षेत्रों में मंडल और शक्ति केंद्र स्तर पर जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इसके अलावा जातीय छत्रपों की फौज भी चुनावी सीटों पर उतारने की तैयारी। पार्टी के राज्य मुख्यालय पर वॉर रूम होंगे और इसके साथ साथ इस वॉर रूम में 9 सीटों पर चुनावी संबंधी हर गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जाएगी। बताया यह जा रहा है कि प्रदेश के 9 में से 8 सीटों पर भाजपा खुद चुनाव लड़ रही है, जबकि मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर सहयोगी दल रालोद चुनावी मैदान पर बिगुल फूंकती हुई नजर आ रही। हालांकि भाजपा द्वारा अपने लोगों की चुनावी ड्यूटी पर सभी 9 सीटों पर तैनाती की गई है। और ज्यादा अपडेट के साथ संवाददाता अभिनव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिनव, जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव उपचुनाव की तैयारियों में जुटी हुई नजर आ रही थी और अब फौज तैयार कर दी गई है, कैसे देखते हैं इसे आप? भारतीय जनता पार्टी बहुत ही तैयारियों में जुटी हुई है। हर जगह बूथ स्तर तक वो अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। मंडल अध्यक्षों को, प्रभारियों को तमाम दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। कोई भी चूक कहीं भी जो है वो होने न पाए। प्रदेश मुख्यालय से लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी हर बूथ को लेके कि कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के कोई अगर वोट है जो नहीं पढ़ पा रहे वो पढ़ के रहे। और बात करें, देखिए 9 में से 8 सीटों में खुद भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में है, जबकि एक सीट मीरापुर की आरएलडी को भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ने के लिए दी है। तो ऐसे में देखिए भारतीय जनता पार्टी इस उपचुनाव को काफी गंभीरता पूर्वक ले रही है। लोकसभा चुनाव के जो नतीजे थे उसमें भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से झटका जरूर लगा था, जिसके बाद अब देखिए भारतीय जनता पार्टी दोबारा से अपने आप को पूरी मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में वापसी कराना चाहती है। और खुद इसके लिए देखिए भाजपा का संगठन और सरकार दोनों काफी मेहनत कर रहा है। तमाम जगहों पे बड़े नेताओं की पहले ही जिम्मेदारी तय कर दी गई है और वो लोग अपने प्रभारी क्षेत्र जो है उसमें लगातार चुनावी रैलियों की तैयारी कर रहे हैं। और खुद सीएम देखिए सभी जगह जा रहे हैं। 9 विधानसभा सीटों पर सीएम के 18 रैलियां हैं, यानी कि एक विधानसभा सीट पे 2 बार सीएम का खुद का कार्यक्रम लगा हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी पूरे कह सकते हैं कि ताकत से इस चुनाव को लड़ रही है और जीतना चाहेगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक बार फिर से अपना उत्तर प्रदेश में मनोबल और वोट परसेंट बढ़ाना चाहती है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में काफी नुकसान हुआ है। विधानसभा की जिम्मेदारी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथों में थामी हुई है, तो 30 अन्य मंत्री है जो अलग अलग जो उपचुनाव है उसको लेकर जिम्मेदारी सौंपी। क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ को कटहरी और मिल्कीपुर की जिम्मेदारी मिली थी, लेकिन मिल्कीपुर में अब जब चुनाव नहीं हो रहा तो सिर्फ वो कटहरी का क्षेत्र है। हालांकि 9 जगहों पे वो देखेंगे। ब्रजेश पाठक की बात करें तो फिर उनके पास सीसामऊ जैसी सीट है जहां इरफान सोलंकी सपा के विधायक रहे हैं। नसीम सोलंकी को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी ने वहां से ब्राह्मण प्रत्याशियों को उतारा। वही अगर बात करें केशव प्रसाद मौर्य की तो फूलपुर सीट जो है वो उनके प्रभारी में है। प्रयागराज की कौशाम्बी की फूलपुर विधानसभा सीट है जहां चुनाव हो रहा है। यहाँ से जो विधायक थे वो सांसद हुए फूलपुर लोकसभा सीट से। तो ऐसे तमाम जगह जो बड़े नेता है भारतीय जनता पार्टी को सभी को जिम्मेदारी दी गई है और
उनके आप कह सकते हैं कंधों पे ये दारोमदार है कि किस प्रकार वो अपनी पार्टी को उन सीटों पर जीत दिलाते हैं और अगर कहीं वो इसमें कामयाब नहीं होते तो सीधे तौर पे ये कह सकते हैं कि उनकी नाकामी मानी जाएगी क्योंकि वो उनके पास पर्याप्त समय था समीकरणों को जमीन पे जाके समझने का, वो इसमें चूक रहे हैं। सबसे देखिए कटहरी सीट भी भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई सेफ सीट नहीं, लालजी वर्मा का यहाँ अपना प्रभाव है, सीएम योगी हालांकि प्रभारी है इस सीट पे, तो देखने वाली बात है कि कटहरी सीट पे क्या कुछ होता है। बहुत कांटे की टक्कर कटहरी अभिनव, जिस विधानसभा प्रकार से सीट पर वॉर चुनाव रूम में। बनाए जाएंगे उसमें क्या कुछ गतिविधियां होंगी चुनाव से रिलेटेड? देखिए वॉर रूम हर बार चुनाव में बनाए जाते हैं, सभी दल वॉर रूम की तैयारी करते हैं, इसमें लगातार पैनी नजर रखी जाती है हर एक बूथ पे और तमाम जो नेता होते हैं उनसे प्रदेश में कार्यालय में बैठ के लोग टच में रहते हैं। वॉर रूम में एक एक जो छोटी बड़ी अपडेट होती है उसको यहाँ बैठ के लखनऊ से जो बड़े नेता है वो देखा करते हैं और अगर कहीं भी कुछ भी गड़बड़ी या आशंका होगी तो लगातार चुनाव आयोग से उसकी शिकायत की जाती है। वॉर रूम में जो भी अपडेट्स मिलते हैं अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा। और देखिए भाजपा ऐसी तैयारी कर रही है वॉर रूम की और आने वाले समय में समाजवादी पार्टी भी इसी तरह की करेगी क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी सभी पार्टियों ने अपने यहाँ वॉर रूम तैयार किया था जहां से हर बूथ और हर कह सकते हैं कि विधानसभा सीटों से जो भी अपडेट उनके पास मिलता है तो उसको लेके वो लगातार जो जनता तक अपनी बात कहते हैं वो कहते हैं चुनाव आयोग से नामांकन शिकायतें खत्म करते हो नजर चुका आती हैं। अभिनव, अब प्रचार अभियान कब से धार देने की प्रयास करेगी बीजेपी? बिल्कुल आज तो देखिए नामांकन खत्म हो चुका है, आज नामांकन पत्रों की जांच हो रही है और 2 दिन बाद देखिए नामांकन पत्र वापस भी लिए जा सकते हैं। और लेकिन अब तक अगर आप गौर करें तो प्रचार उस तरह से तेजी नहीं पकड़ा है। ऐसा माना जा रहा है कि दीपावली के बाद सभी राजनीतिक दलों के जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, सभी जो है प्रचार करते हुए नजर आएंगे। अखिलेश यादव ने जरूर करहल में एक जगह कार्यक्रम में संबोधन अपना शुरू किया है, हालांकि वो दूसरा कार्यक्रम था, राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, लेकिन फिर भी उसमें तेज प्रताप यादव और के लिए वोट की अपील की और तमाम हमले किए। और इसी तरह दोनों पक्ष के लोग जो हैं वो दीपावली के बाद ऐसा माना जा रहा ताबड़तोड़ रैलियां दोनों पक्ष की ओर से देखी जाएंगी। हालांकि सीएम पहले भी तमाम बिल्कुल विधानसभा क्षेत्रों में जा चुके नजर हैं। बनाए रखिए। तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यूपी में उपचुनाव को लेकर सियासत देखने को मिल रही। बताया जा रहा है कि 2027 के खेवन हार के होर्डिंग के बाद संजय निषाद की आवाज समेत कई जगह पर एक नई होर्डिंग लगा दी गई है और नए नारे के साथ लगी होर्डिंग राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। बताया जा रहा है कि सपा कार्यालय, सीएम आवास, राजभवन के अलावा कई जगह पर यह होर्डिंग्स लिखी गई है कि 2027 का नारा निषाद ही सहारा। दरअसल उपचुनाव में बीजेपी द्वारा सीट न मिलने पर निषाद पार्टी के नेता विजेंद्र कुमार त्रिपाठी ने यह होर्डिंग लगवाई है। तो वहीं आपको बता दें कि 27 का सत्ताधीश जिसको लेकर भीषण जंग देखने को मिल रही है। उपचुनाव को इससे कहीं ना कहीं 27 से जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसे सेमीफाइनल माना जा रहा सत्ता का, लेकिन जिस प्रकार से पोस्टर वॉर देखने को मिल रहा है, एक तरफ जब अखिलेश यादव का जन्मदिन होता है तब समाजवादी पार्टी की तरफ से लगा होर्डिंग्स लगती हुई नजर आ रहा है। अब कहीं ना कहीं निषाद पार्टी की ओर से इस बात का संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिरकार कौन खेवनहार होगा। और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ संवाददाता राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश, जिस प्रकार से पहले 27 का सत्ताधीश और कौन है खेवनहार, कैसे देखते इसे? बिल्कुल आरती, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर चुनाव होने जा रहा तो वहीं अगर बात करें समाजवादी पार्टी की, अभी समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर अभी कुछ ही दिन पहले होर्डिंग लगाई गई थी कि 27 का जिस तरीके से होर्डिंग लगी थी कि 27 का कौन होगा उत्तराधिकारी, तो जाहिर सी बात है कि उसमें 27 के जो अखिलेश यादव के उनके कार्यालय पर होर्डिंग लगाई गई थी उसी को लेके अब जो है वो बीजेपी के जो अगर देखा जाए तो बीजेपी के जो सहयोगी दल है निषाद पार्टी ने भी होर्डिंग निषाद पार्टी की तरफ से लगाई गई है कि 27 का खेवनहार कौन, निषाद ही सहारा, 27 का उसका अधिकार। तो जाहिर सी बात है जिस तरीके से निषाद पार्टी ने होर्डिंग लगाई है 27 का खेवनहार, तो जाहिर सी बात है जिस तरीके से अभी निषाद पार्टी 9 सीटों में से 2 सीट के मांग कर रही थी बीजेपी से और बीजेपी ने निषाद पार्टी को दोनों सीटें नहीं दी, जबकि संजय निषाद जो है लगातार दिल्ली में डेरा डाले थे और उसके बावजूद भी
संजय निषाद को 2 सीटों में से कोई भी सीट नहीं दी गई इस कहीं ना उपचुनाव कहीं में। निषाद तो पार्टी भी इसको लेकर खींच नजर आ रही है, जिस प्रकार से होर्डिंग के जरिए दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल उनकी जो नाराजगी है, उनकी जो उनके अंदर की जो उनके पार्टी की जो नाराजगी है, जाहिर सी बात है वो सामने आ रही है पोस्टर के थ्रू। 27 का खेवनहार निषाद राज ही सहारा। जाहिर सी बात है कि इसको लेकर जो तमाम होर्डिंगें लगाई गई है, कहीं कहीं देखा जाए तो इसको लेकर काफी माहौल गर्म है राजनीति का, क्योंकि देखा जाए तो 27 का विधानसभा का चुनाव होने वाला उत्तर प्रदेश में। 27 के विधानसभा के चुनाव में निषाद पार्टी ने साफ कर दिया कि निषाद ही सहारा है 27 का खेवनहार के लिए। तो जाहिर सी बात है कि अब निषाद ही खेवनहार है। तो जाहिर सी बात है कि अब जो है जिस तरीके से निषाद पार्टी की तरफ से तमाम सारी होर्डिंगें लगाई गई हैं, चाहे सपा कार्यालय के आसपास की बात करें या निषाद, बिल्कुल राजेश, आपने कहा कि सपा कार्यालय के बाहर लगाई गई, राजभवन के बाहर लगाई गई होर्डिंग, जहां तक सीएम आवास के बाहर ये होर्डिंग लगा के संदेश दिया गया कि हम इस जो निषाद पार्टी को पूरी तरह से उपचुनाव में दरकिनार कर दिया गया, उसका कहीं ना कहीं संदेश देने का प्रयास किया गया। बिल्कुल संजय निषाद ने साफ साफ संकेत दिया है कि 2027 में निषाद पार्टी जिसके साथ रहेगी वो खेवनहार बनकर रहेगी। वो चाहे आज बीजेपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, या फिर कांग्रेस हो, या फिर बीएसपी हो। तो जाहिर सी बात है कि संजय निषाद ने एक साफ साफ संकेत दिया है कि 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव में जिस पार्टी के साथ निषाद राज होंगे, संजय निषाद होंगे, वो खेवनहार के रूप में काम करेंगे और उसी की पार्टी जो है जीत के रास्ते पर अग्रसर होगी। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से संजय निषाद की तरफ से या संजय या अगर कहें निषाद पार्टी की तरफ से जिस तरीके से होर्डिंगें लगाई गई हैं, कहीं कहीं देखा जाए तो बीजेपी और निषाद पार्टी के बीच में अंतर्द्वंद मचा हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से 9 सीटों को चुनाव हो रहा था उसमें से 2 सीटें संजय निषाद मांग रहे थे और लगातार 3 दिन तक उन्होंने दिल्ली बीजेपी के आला कमान से मुलाकात भी की, लेकिन फिलहाल उसका नतीजा सिफर रहा। वही कहते हैं कि उपचुनाव में क्या दूरी बना सकती है चुनाव प्रचार प्रसार से निषाद पार्टी संजय निषाद की? बिल्कुल आरती, संजय निषाद ने साफ साफ कह दिया था कि अगर निषाद पार्टी को अगर सीटें नहीं मिलती हैं तो हम इस उपचुनाव में सहयोग नहीं करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि वही एक गीत भी है कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, वही हाल है संजय निषाद के, क्योंकि संजय निषाद उनके दिल में अरमा तो बहुत थे कि उनको 2 सीटें मिलेगी उत्तर प्रदेश में बीजेपी से, लेकिन उनकी जो उनके अरमान थे वो सारे अरमान टूट गए और एक भी सीट संजय निषाद को नहीं मिली। तो जाहिर सी बात है कि अब संजय निषाद या निषाद पार्टी और बीजेपी के बीच में अंतर्द्वंद अंतरकलह मचा हुआ है। अब ये देखने वाली बात होगी कि 2027 में निषाद पार्टी किसके साथ खेवनहार के रूप में जाकर साथ चलती है। बिल्कुल राजेश, तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लखनऊ के चिनार थाने में मोहित पांडे की मौत से जुड़ा एक वीडियो सामने आया है। लॉकअप में तड़प रहे मोहित के सीसीटीवी फुटेज में दिखता है कि उसकी हालत शनिवार को बिगड़ गई। इसके बाद ही उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां लॉकअप में मौजूद दूसरे लोग उसकी मदद करते हुए नजर आए। इस मामले को लेकर पुलिस कटघरे में है। वहीं मोहित पांडे की मौत के बाद यूपी की सियासत में उफान सा आ गया। इसी पर डिंपल यादव, अखिलेश यादव सभी बीजेपी सरकार पर हमलावर नजर आए। डिंपल यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि न्याय व्यवस्था प्रदेश की चरमरा सी गई है। वहीं पीड़ित परिवार से विधायक योगेश शुक्ला मिले और पीड़ित परिवार को 1 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया गया। मैं समझती हूँ कि जब तक हम लोग जो मुश्किलें हैं आज जो पूरा प्रदेश के सभी वर्ग के लोग झेल रहे हैं, जब तक सरकार उन मुश्किलों को नजरअंदाज करती रहेगी तो इस प्रदेश का भला होने वाला नहीं है। तो लगातार जिस तरह का जो हाल आज प्रदेश में है, जहाँ बेरोजगारी चरम सीमा पे है, जहाँ कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है, बुलडोजर दिखाते तो हैं लेकिन ये लोगों पे अन्याय कर रहे हैं, जहाँ कस्टोडियल डेथ्स के मामले हैं, जहाँ हमारा किसान आज इतना परेशान है, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो खाद हो, चाहे वो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं हो,
तो कहीं ना कहीं पूरी जो व्यवस्था है उत्तर प्रदेश की वो चरमरा गई है। और मुझे पूरा भरोसा है और पूरा यह विश्वास है कि ये उपचुनाव के नतीजे भी जिस तरह लोकसभा के चुनाव के नतीजे रहे हैं उसी तरह रहेंगे। सीधा रुख करूंगी राजेश, जिस प्रकार से सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें कहीं ना कहीं वो पहले से ही पूरी तरह से पीड़ित नजर आ रहा था, आसपास की जो कैदी थी उनकी मदद करते हुए नजर आए, कैसे देखते हैं सीसीटीवी फुटेज को? बिल्कुल आरती, जिस तरीके से चिन्हट थाना अंतर्गत वहां पर मामला आया है एक युवक की मौत का, तो जाहिर सी बात है जिस तरीके से पुलिस कस्टडी में, पुलिस के लॉकअप में वो बिल्कुल तड़पता रहा और दूसरे जो वहां पे आरोपी अंदर बंद थे वो उसकी मदद करते हुए, उसको सहलाते हुए, उसको वहां पर उसके शरीर पर हाथ फेरते हुए नजर आ रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ये पुलिस की बहुत बड़ी लापरवाही और पुलिस के टार्चर से उस व्यक्ति की, उस युवक की जो मौत हुई है, साफ साफ परिजनों ने आरोप लगा दिया है कि पुलिस के टार्चर से उसकी मौत हुई है। और लॉकअप में जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज आया है उससे बिल्कुल साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि पुलिस ने इतना टार्चर कर दिया, इतना उसको मारा पीटा, जिसकी वजह से उस युवक की जो लॉकअप में बंद दिखाई दे रहा है, उस युवक की मौत हो गई। और जाहिर सी बात है कि पुलिस का बहुत ही बड़ा, अगर देखा जाए तो बहुत गलत कारनामा है। और वहीं आपको राजेश, आपको रोकना चाहूंगे, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां इस मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां मोहित पांडे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोटों की पुष्टि हो गई है। मृतक युवक मोहित पांडे का विस्तार सुरक्षित किया गया। इस वक्त की बड़ी और अहम अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां इंस्पेक्टर गोमती नगर को ये जांच रिपोर्ट सौंप दी गई है। इस वक्त की बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, डीसीपी पूर्वी ने मजिस्ट्रेट जांच के लिए डीएम को पत्र भेजा है। 15 घंटे की हिरासत में सिर्फ कुछ मिनट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। लखनऊ कमिश्नर ने इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया। बड़ी कार्रवाई कर दी गई है, इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर नए थाना अध्यक्ष की तैनाती कर दी गई। राजेश, जिस प्रकार से गतिविधियां तेज हो गई, एक्शन पर एक्शन देखने को मिल रहा है, सीसीटीवी फुटेज सामने आता और अब कार्रवाई होती और रिपोर्ट में ये पुष्टि होती कि चोट के निशान थे। बिल्कुल आदि, जिस तरीके से मोहित पांडे की मौत हुई थी, कहीं कहीं बिल्कुल पुलिस पर सवाल खड़ा करता है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस कमिश्नर ने साफ साफ कर दिया और कह दिया है कि अब उसकी मजिस्ट्रेट के द्वारा जांच होगी। वहीं आपको बता दें कि जो थानाध्यक्ष थे, चिन्हट थानाध्यक्ष को उन्होंने सस्पेंड कर दिया है और सस्पेंड करने के बाद अब उस पर मजिस्ट्रियल जांच बैठ रही है। तो जाहिर सी बात है कि वो डीएम को पत्र भेजा गया था। जिस तरीके से एसपी पूर्वी ने डीएम को पत्र लिखकर भेजा है कि इसकी जांच होनी चाहिए, तो मजिस्ट्रियल अब जांच की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब वहां के जो चिन्हट के जो एसओ थे उनको सस्पेंड कर दिया गया है। जिस तरीके से मोहित पांडे का बिस्रा जो है सुरक्षित रखा गया है और सुरक्षित रखने के बाद एक कार्रवाई हुई है, तो जाहिर सी बात है पुलिस के ऊपर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। जिस तरीके से पुलिस के कस्टडी में उस युवक को टार्चर किया गया और बेरहमी से पीटा गया, और उसके बाद वो साफ साफ सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से एक दूसरा आरोपी उस मोहित पांडे के शरीर पर उसको देख रहा हूँ, आप देखिए सहला रहा है। तो जाहिर सी बात है कि उससे साफ साफ पता चल रहा है कि पुलिस के द्वारा कितना उसको टार्चर किया गया होगा, जिसके बाद मोहित पांडे की मौत हुई है। राजेश, सियासत भी उफान इस मुद्दे पर, जिस प्रकार से अखिलेश यादव हो या डिम्पल यादव, न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर से कटघरे में है सरकार। बिल्कुल आरती, लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस पर लगातार सवाल खड़े होते आए हैं। और वहीं अगर बात करें उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी लगातार सवाल खड़े हुए हैं। वहीं अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष की तरफ से लगातार इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। वहीं अगर डिम्पल यादव की बात करें तो डिम्पल यादव ने साफ साफ कह दिया कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, कानून का राज नहीं है। तो जाहिर सी बात है कितना बड़ा आरोप विपक्ष लगा रहा है योगी सरकार पर और उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन, पुलिस व्यवस्था पर। तो इससे बिल्कुल सीखना होगा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में पुलिस व्यवस्था, जो कानून व्यवस्था है, कि बिल्कुल चरमरा गई है। क्योंकि जिस तरीके से पुलिस कस्टडी में मौत हो रही है, कहीं कहीं देखा जाए तो पुलिस पर बहुत बड़ा सवाल, बहुत बड़ा राजेश, लेकिन मरहम लगाने के लिए 1 लाख रुपए ले जाकर मृतक परिजनों को, पीड़ित परिजनों को सौंपते हुए नजर आ रहे योगेश शुक्ला।
बिल्कुल आरती क्योंकि बीजेपी की जान की विधायक कोई है। कीमत नहीं होती राजेश। बिल्कुल आरती बीजेपी के सरोजिनी नगर से विधायक है योगेश शुक्ला, और उन्होंने 1 लाख रुपए परिजनों को ले जाकर सौंपते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है कि क्या जंगल राज उत्तर प्रदेश में हो गया है, जो पुलिस की हिरासत में इतना टार्चर करने के बाद जो युवक की मौत हुई है। ऐसे तमाम सारे कारनामे उत्तर प्रदेश की पुलिस में देखने के लिए मिले हैं कि पुलिस कस्टडी में ही मौत हो रही है। तो जाहिर सी बात है कि इसको लेकर लगातार सियासत की जा रही है, और सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या इंसानियत मर चुकी है जो उत्तर प्रदेश की पुलिस ऐसा कर रही है। तो जाहिर सी बात है, इस पे सवाल खड़ा होता है। वहीं विपक्ष भी लगातार इसको सवाल खड़ा करते हुए, घेरते हुए नजर आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन जो कानून का राज है, वो कानून का राज नहीं, अब उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, सारी पार्टियां आरोप लगा रही हुई। अगर डिम्पल यादव ने भी आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं, जंगल राज है। क्योंकि जंगल राज में जिस तरीके से पुलिस कस्टडी में मौत हो रही है, राजेश, इससे पहले भी आरोप लगा रहे हैं। कस्टडी में मौत के मामले उत्तर प्रदेश से सामने आए, लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन कोई भी ठोस कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल आरती, कार्रवाई की अगर बात करें तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सिर्फ थानाध्यक्ष को सस्पेंड कर देना, कहीं कहीं देखा जाए तो सिर्फ एक खाना पूर्ति है। क्योंकि सस्पेंड नहीं, उस थानाध्यक्ष के खिलाफ बिल्कुल बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से पुलिस कमिश्नर ने उनको सस्पेंड किया, थानाध्यक्ष को, चिनार थानाध्यक्ष को, ये बिल्कुल पर्याप्त कार्रवाई नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से पुलिस कस्टोडियल में मौत हुई है उस युवक की, मोहित पांडे की, बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्योंकि ऐसे तमाम सारे मुद्दे, तमाम सारी वारदात घटी हैं जो थाने के अंदर घटी हैं, पुलिस अध्यक्षा में घटी हैं। तो बिल्कुल उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर, उत्तर प्रदेश की पुलिस व्यवस्था पर बहुत बड़ा प्रश्नवाचक। बिल्कुल राजेश, तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।